हेलो दोस्तों, आई एम पी के। दोस्तों, आज हम आपको तीसरा प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको दो प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ड्री ट्रिपल एस बी परीक्षाओं में हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे ना तो बहुत अधिक मुश्किल होते हैं और ना ही बहुत ही अधिक आसान होते हैं। हिंदी का जो लेवल होता है वो मॉडरेट ही होता है। प्रश्नों को हल करने से पहले दोस्तों एक बात आपसे कहनी थी। आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट हम तैयार करते हैं, अलग-अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। इन सब में बहुत ही मेहनत और बहुत ही रिसर्च लगती है। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रश्न पत्र। पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए पद का समस्त पद विग्रह ज्ञात कीजिए। समास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सामासिक शब्द। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे सामासिक शब्द या इसको हम समस्त पद भी बोल देते हैं। और जब हम इसका विग्रह कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, गुरु और दक्षिणा को जब हम अलग अलग कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह। इसको हम समास विग्रह कहेंगे। तो यहाँ पर गुरु दक्षिणा एक शब्द है, इसका समास विग्रह करना है। तो इन चारों में से कौन सा होगा? गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु को दी गई दक्षिणा या गुरु और दक्षिणा। सबसे पहले देखिए क्या करना है, इस शब्द को देखना है इसमें समास कौन सा है। गुरु दक्षिणा, तो इसके अंदर विभक्ति का लोप हुआ है, ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है, 6 विभक्तियों का लोप होता है। इसमें कर्ता और संबोधन विभक्ति को छोड़कर जो बची हुई 6 विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो गुरु दक्षिणा का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें कौन सी विभक्तियों का लोप हुआ है? गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये इसका आंसर है। और इसके अंदर संप्रदान तत्पुरुष है। पुरुष तत्पुरुष का भी कौन सा प्रकार है? संप्रदान तत्पुरुष, तो यही इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 शब्द यहाँ पर दिए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है। प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित और पराज्वलित। तो इसके अंदर जो शुद्ध वर्तनी है, जो सही स्पेलिंग है, वो है यहाँ पर प्रज्वलित। प्रज्वलित करना मतलब जैसे दीप प्रज्वलित करते हैं ना, हम दीप को जलाते हैं, उसे कहते हैं प्रज्वलित करना। जो जा वाले होते हैं ना, शुद्ध अशुद्ध में ज वाले शब्द बहुत सारे आते हैं। जा, आधा ज, जैसे कि एक शब्द होता है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में ज जो है वो दोनों बार आधा ही होता है, उज्ज्वल। सलज्ज, सलज्ज, ऐसे ही निर्लज्ज। तो इस प्रकार के ज वाले जो शब्द हैं वो शुद्ध अशुद्ध में आ जाते हैं कई बार, तो आपको ये ध्यान रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? मूल शब्द के बाद, मूल शब्द से आगे जब हम कोई शब्दांश जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। और जब मूल शब्द से पहले जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मूल शब्द निकालना है पहले कौन सा है। तो मूल शब्द क्या है? लूट। और इसके अंदर बाद में हमने एरा जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्रत्यय हो गया, क्योंकि ये शब्द के अंत में लगा है, तो यही हमारा उत्तर है, एरा। इस प्रकार हम और भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम नीति ले लीजिए। नीति में अगर हम इक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? नैतिक। इतिहास में अगर हम इक जोड़ देते हैं तो ऐतिहासिक। तो इस प्रकार के जैसे इक हो गया, ठीक है, एरा हो गया, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी वाच्य पूछा जाए तो आपको 3 बातें याद रखनी है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। और चौथी चीज आपको एक शब्द याद रखना है, प्रधान। तो आपको देखना है कि प्रधान कौन है। जो प्रधान होगा वही उसका वाच्य कहलाएगा। अगर कर्ता प्रधान होगी तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान होगा तो कर्मवाच्य, और क्रिया प्रधान होगी तो वहां पर भाववाच्य होगा। इसके लिए मैंने प्रॉपर आपको एक कहानी के द्वारा समझाकर पूरी वीडियो बनाई है, तो आप वाच्य के ऊपर वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, अन्य वाच्य कुछ भी नहीं होता। इन तीनों में से ही हमारा उत्तर है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य में प्रधानता किसकी है? अब प्रधानता किसकी है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 3 लोग देखने हैं। 3 लोग किसके साथ हैं? कौन 3 लोग? वे 3 हैं, लिंग, वचन और पुरुष। अगर ये तीनों लोग
कर्ता के साथ हैं तो प्रधानता किसकी हो गई, कर्ता की हो गई। अगर ये तीनों कर्म के साथ हैं तो प्रधानता कर्म की हो गई। अगर ये क्रिया के साथ हैं तो प्रधानता भाव की हो गई। अब लिंग वचन और पुरुष चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए कैसे करते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो हम यहाँ पर राम की जगह क्या कर लेते हैं, लिंग चेंज करते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर लिंग बदलने से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, वचन बदल लेते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, तो अब देखिए वचन बदलने से यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया बदल गई। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। अब बच्चों ने क्या हो जाएगा, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ी हो गया पढ़ी का, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। तो इसका उत्तर है कर्तृवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो वाक्य बताना है कौन सा है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, वाक्य का जो वर्गीकरण किया जाता है वो दो आधारों पर किया जाता है। वो आधार है, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल, दूसरा है संयुक्त और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रचना के आधार पर सरल वाक्य जो है वो कौन सा है, इनमें से ये वाला पूछ रहे हैं। तो सरल वाक्य वो होता है जिसके अंदर एक ही उद्देश्य होता है, जिसके अंदर एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। यानी कि एक ही कर्ता होता है और एक ही काम होता है, एक ही वाक्य होता है बस, ठीक है। दो वाक्य नहीं होते। संयुक्त में दो वाक्य होते हैं या उपवाक्य होते हैं, और मिश्र में भी दो वाक्य या उपवाक्य होते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं। तो जहां पर भी एक दिखाई दे, सिंपल वाक्य हो, तो वो साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। जैसे ये देखते हैं पहले, मैंने दूध पिया और सो गया, तो और शब्द से यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है। यहाँ पर दो वाक्य हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। राम ने दूध पिया और वह सो गया, यहाँ पर भी और शब्द आ गया और ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य नहीं है। तीसरा, जो उसने दूध पिया वो खराब है, यहाँ भी देखिए दो उपवाक्य आपको नजर आ रहे हैं और ये भी सरल वाक्य नहीं है। तो बचा क्या, ये बचा, ये ही हमारा उत्तर है, सरल वाक्य। मैं दूध पीकर सो गया, एक ही यहाँ पर उद्देश्य है, मैं, और दूध पीकर सो गया ये हमारा विधेय है। आगे देखते हैं। देखिए ये भी वही वाला है। वाक्य बताइए, संयुक्त वाक्य। ऊपर आपको मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं। सीता का चरित्र अच्छा है, यहाँ पर एक उद्देश्य है और ये एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये सरल वाक्य है। सीता और गीता का चरित्र अच्छा है। देखो पहले ये समझो, सरल तो आपको मैंने पढ़ा दिया, अभी मैं आपको बता देता हूँ संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर दो उपवाक्य होते हैं और यहाँ पर भी दो उपवाक्य होते हैं। यहाँ पर जो दोनों उपवाक्य होते हैं वो दोनों ही उपवाक्य प्रधान होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, प्रधान उपवाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग अर्थ देते हैं। किंतु जो मिश्र वाक्य होता है वो क्या होते हैं, उसमें एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, ये दोनों में अंतर होता है। और संयुक्त उपवाक्य का अर्थ है दो वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाना। जैसे सीता और गीता का चरित्र अच्छा है, देखिए पहला कौन सा है, पहला तो हमारा सरल है, ये हमने देख लिया। इसके बाद सीता और गीता का चरित्र अच्छा है, तो यहाँ पर हमने और शब्द से दो वाक्यों को, जैसे सीता का चरित्र अच्छा है, गीता का चरित्र अच्छा है, तो दोनों को मिलाकर हमने बना दिया सीता और गीता का चरित्र अच्छा है। हमने और शब्द से दो वाक्यों को जोड़ दिया, यही हमारा उत्तर है। और ये जो दो वाक्य हैं इनमें दोनों में क्या है, ये दोनों हमारे मिश्र वाक्य हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीता है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, उपवाक्य हो गए दो, और ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये भी मिश्र वाक्य है। तो आप समझ गए वाक्य के 3 प्रकार रचना के आधार पर ये होते हैं, और मैंने शॉर्ट में ही बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, विराम चिन्हों में से कौन सा हंसपद चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह गलत लिखा हुआ है, चिन्ह ऐसे नहीं लिखते, चिन्ह ऐसे लिखते हैं, हा के नीचे ना बना देते हैं। तो यहाँ पर हा जो होता है वो आधा होता है, देखो अलग अलग करके ऐसे लिखेंगे चिन्ह। हा के नीचे हलंत, हा आधा है, स्वर रहित है, और ना पूरा है, इसमें स्वर है, तो ये चिन्ह सही ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर चिन्ह बताना है कौन सा है। ये जो 12 नंबर पर है त्रुटिपूरक, इसको हम त्रुटिपूरक या फिर हम इसको विस्मरण चिन्ह भी बोल देते हैं। जब हम किसी वाक्य में कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं, तो जहां वो शब्द लिखना था उसके ऊपर हम ये वाला चिन्ह बनाते हैं और उसके ऊपर हम अपना शब्द लिख देते हैं। आज मैं जाऊंगा, जैसे आज मैं जाऊंगा लिख दिया, तो ये मैंने वाक्य लिख दिया। तो इसमें मैं घर लिखना भूल गया,
तो यहाँ पर मैं ये वाला चिन्ह लगाऊंगा और यहाँ पर घर लिख दूंगा, आज मैं घर जाऊंगा। तो यही हमारा उत्तर है। इसको हंस पद, देखिए इसकी जो आकृति होती है ना इस प्रकार की, ये ऐसी लगती है जैसे हंस के पैर हों, इसीलिए इसको हम हंस पद बोल देते हैं, इसीलिए इसका नाम हंस पद पड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी हमारा सवाल है चिन्ह के ऊपर। सवाल नंबर 8, विराम चिन्हों में से उद्धरण चिन्ह ज्ञात कीजिए। देखिए उद्धरण चिन्ह इसमें देखिए कौन सा होता है, टेबल मैंने दे रखी है, ये उद्धरण चिन्ह है, या इसको हम अवतरण चिन्ह भी बोल देते हैं, इसको हम अवतरण चिन्ह भी बोल देते हैं। ये दो तरह का होता है। ये जो चिन्ह है यहाँ पर ये है उद्धरण चिन्ह, और एक ये होता है इस तरह का, बस एक एक ये इन्वर्टेड कोमा होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इकहरा उद्धरण, और ये वाला जो होता है ये होता है दोहरा उद्धरण। ठीक है, अगर अलग अलग से पूछ लिया जाए तो ये बता देना, लेकिन दोनों ही कहलाते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। सवाल नंबर 9, शूद्र का विलोम होता है। शूद्र का अर्थ क्या होता है? देखिए शूद्र का अर्थ होता है नीच, नीच, या हम कह सकते हैं कमीन इंसान, जैसे बोल देते हैं हम कमीन, कमीना, नीच, और बुजदिल जिसे बोल देते हैं, ओछा। तो ये सब क्या है, ये शूद्र के अर्थ होते हैं। अब इसका विपरीत आप खुद ही बता दीजिए कौन सा होता है। तो इसका विपरीत महान इंसान। ठीक है, तो ये इसका विलोम है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, कौन सा युग्म एक वचन बहुवचन के लिए सही नहीं है? देखिए एक वचन और बहुवचन शब्द जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी होते हैं, और उन्हीं शब्दों का बहुवचन भी हम बना लेते हैं, उन्हीं का बहुवचन भी बन जाता है उनमें थोड़ा सा बदलाव करके। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो एक वचन ही होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव ही बहुवचन होते हैं। अब हमें देखना है एक वचन और बहुवचन रूप इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसमें तीन सही हैं और एक एक वचन बहुवचन नहीं है। जैसे घोड़ा से घोड़े हो गया, ये तो ठीक लग रहा है। आंसू का आंसू, ये अभी देखते हैं, इसमें डाउट है। गली से गलियां हो गया, ये भी ठीक है, बहुवचन हो गया। चिड़िया से चिड़िया हो गया, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है। अब देखिए दिक्कत कहाँ पर है, वो दिक्कत है यहाँ पर। आंसू शब्द का जो बहुवचन है वो आंसू होता है, ऐसा नहीं है। आंसू जो शब्द है वो सदैव ही बहुवचन में प्रयोग होता है। तो कभी हम ये कहते हैं कि मुझे आंसू आ रहा है, ठीक है, तो आंसू आ रहे हैं कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि बाल, बाल टूट गया, ऐसे नहीं बोलते, बाल टूट गए, तो सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर साइन जो हम करते हैं। इसी प्रकार से समाचार, समाचार पढ़ लिए, पढ़ लिया नहीं होता। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो ये जो आंसर है हमारा यही सही है, और ये सदैव बहुवचन में होता है, इसका एक वचन नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका केवल एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे जनता, प्रजा, पुलिस, सेना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कैसे प्रयोग किए जाते हैं, वो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता नाराज हो गई, तो एक वचन में प्रयोग हुआ, नाराज हो गई। प्रजा रूठ गई, ऐसे में कहते हैं प्रजाएं रूठ गई या प्रजा रूठ गई, ऐसा हम नहीं बोलते, सदैव एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। पुलिस आ गई, ऐसे नहीं बोलते ना, पुलिस पहुंच गई, ऐसे नहीं बोलते। तो हम सिर्फ पुलिस को एक वचन मानते हैं, पुलिस आ गई। सेना ने पराक्रम दिखाया, तो हम इन शब्दों को सदैव ही एक वचन में प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। आग फूस का बैर होना, इसका अर्थ इन चारों में से कौन सा है? तो आग और फूस का बैर होना का अर्थ है, आपने देखा होगा घास फूस जो होती है, घास फूस, या आपने भूसा देखा है कभी, भूसा जो गाय भैंसों को खिलाया जाता है भूसा, तो उसके अंदर बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो आपने देखा होगा भूसा कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखा जाता, खुले स्थान पर इसको हम नहीं रखते, क्योंकि जब अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो इसमें फ़ौरन आग लग जाएगी। इसको हमेशा ढक कर रखा जाता है, किसी बड़े हॉल में या कहीं कमरे में इसको ढक के रखते हैं। तो इनका आपस में बैर होता है, इनमें फ़ौरन जरा सी गर्मी मिलते ही फूस में आग लग जाती है। तो इसका अर्थ होना होता है जन्मजात शत्रु होना। ये दोनों एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं, आग और फूस। ये एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो तुरंत ही क्या होता है, आग जल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ, ये भी मुहावरा है। पानी का बुलबुला, देखिए आपने पानी का बुलबुला देखा होगा। आपने कभी किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में पानी जिसमें होता है तो उसमें आप अपने हाथ पैर ऐसे ऐसे मारिए तो उसमें बुलबुले उठ जाते हैं छोटे छोटे से थोड़े, और वो बहुत कितने पल भर के लिए ही नजर आते हैं। पानी का बुलबुला पल भर के लिए होता है और फिर वो टूट जाता है। तो इसमें से इसका अर्थ कौन सा होगा, ये आप बताइए। पानी की तह पर होना, किसी चीज पर ध्यान न देना, ये तो नहीं हो सकता। पानी की तह पर होना, तो ये भी इसका कोई अर्थ नहीं है। क्षण भंगुर होना, क्षण कहते हैं पल में, भंगुर का मतलब नष्ट होने वाला। क्षण भर में यानी एक पल में नष्ट होने वाला, तो वो क्या होता है, पानी का बुलबुला, जो 1 मिनट में नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13, चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे, इसमें हमें संबंध बोधक अव्यय बताना है। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, हमारे चार अव्यय होते हैं व्याकरण के अंदर, जिन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। पहला होता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, प्रश्नादि बोधक और क्रिया विशेषण। हमें बताना है ये जो वाक्य आपको दिया गया है इसमें संबंध बोधक अव्यय कहाँ पर है। तो संबंध बोधक अव्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं। जैसे चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे, तो चार हाथी जो है वो क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द है। चल रहे थे जुलूस के आगे, तो चार हाथी का जुलूस से क्या संबंध है, के आगे, और चल रहे थे। तो यहाँ पर आपस में संबंध कौन बता रहा है, संज्ञा सर्वनाम का वो के आगे जो शब्द है ये बता रहा है। तो इसी प्रकार से के आगे, के पीछे, के सिवाय, के अलावा, तो जो के लग के जो शब्द बनेंगे ना, जो के लग के जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। तो इसके अंदर हमारा आंसर है के आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, आरती और आरती। तो ये सवाल आजकल डीएस ट्रिपल एस बी में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इस सवाल के अंदर दिक्कत एक सबसे बड़ी क्या आती है, अगर आपके शब्द अर्थ थोड़े से कमजोर हैं तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर जो पहला शब्द है, इस पहले शब्द में से इन चारों में से कोई उसका समानार्थी शब्द होता है, और इस शब्द का इन चारों में से कोई एक समानार्थी शब्द होता है। वो आपको ढूंढना है कि वो कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर करना क्या है कि देखिए इसमें से आपको अगर एक भी शब्द का अर्थ नहीं पता, अगर एक भी शब्द का अर्थ नहीं पता तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। आपको कम से कम या तो इसका या फिर इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे मालूम है, आरती शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दुख, दुख, क्लेश, समस्या, परेशानी, ठीक है, पीड़ा, रोग, तो ये शब्द अर्थ होता है इस वाले आरती शब्द का। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो ये है पीड़ा, और ये वाला जो आरती है इसका अर्थ है विराम। अब मुझे इसका अर्थ पता लगा है पीड़ा है, तो अब देखिए पीड़ा यहाँ पर आ गया। अब आरती जो है देखो, या तो ये आंसर है, या तो ये आंसर है, या फिर ये आंसर है, क्योंकि आरती का अर्थ तो पीड़ा है, वो यहाँ पर भी है और वो यहाँ पर भी है। अब देखिए विराम सही है या पूजा सही है, तो ये जो आरती ये वाला शब्द होता है ना आरती, इसका अर्थ होता है पूजा। तो हमारा जो सही आंसर है वो ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो इस प्रकार से इसको लगाना है। अगर आपको इन दोनों में से किसी भी शब्द का अर्थ नहीं पता तो आप फालतू में तुक्का लगाकर मत आना, ये सवाल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, निराशा का सही संधि विच्छेद है। देखिए एक नियम मैंने आपको बताया था कि जहां भी शब्द के बीच में अगर रेफ की मात्रा आ जाए शब्द के ऊपर, या फिर बीच में र आ जाए और वहां पर हमारा शब्द टूट जाए, हमें ऐसा आभास हो यहाँ पर दो टुकड़े हो जाएंगे शब्द के, तो वहां पर ये वाली संधि होती है, और ये कौन सी है, विसर्ग संधि है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कहाँ है, मैंने जो पढ़ाया था उसी का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेकर डाल दिया है। आपको डिटेल में संधि अगर जाननी है तो मेरी वीडियो देख लेना। जैसे एक शब्द है ये वाला निराशा, यहाँ पर आया है निराशा, तो निराशा का जो संधि विच्छेद है, तो रा हट जाएगा और रा की जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग आएगा, तो ये हो जाएगा निहि और आशा। तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई और इसका सही उत्तर होगा ये सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट जो है हमारा 16 से लेकर 20, इसमें हमारे 5 सवाल छुपे हुए हैं। हमें ये छोटा सा गद्यांश पढ़ना है और हमें इसके आधार पर 5 सवालों का उत्तर देना है। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। इसके कितने तरीके हैं, 2 तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको पढ़ें, आप इस गद्यांश को पढ़ें, समझ के साथ पढ़ें, क्योंकि 5 सवाल इसी में से आपको देने हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आप थोड़े शार्प माइंड हैं, अगर आपकी जीके वगैरह अच्छी है और ये टॉपिक आपका जाना पहचाना है, तो आप डायरेक्ट प्रश्नों पर भी जा सकते हैं और प्रश्न देख करके उसके हिसाब से उत्तर ढूंढ सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, उत्तर ढूंढना है। तो ये जो है 2 तरह की इसकी विधि है, तो अगर आपको जो भी विधि इसमें सूटेबल लगे
वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास लग रहा है कि टाइम की थोड़ी किल्लत हो रही है, टाइम बड़ी जल्दी से जा रहा है, तो आप ये दूसरी विधि को अपना सकते हैं और आपको थोड़ा-सा टाइम आपके पास है, आप नहीं चाहते कि मैं 5 सवालों में से गलत करूँ, रिस्क नहीं ले सकते, तो आप इसको पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हम भी इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसको आराम से पढ़ूँगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में थोड़ा तेज़ गति से इसको पढ़ना है जल्दी से। एग्ज़ाम के अंदर टाइम एक-एक सेकंड बहुत कीमती होता है, तो आप इसको थोड़ा-सा जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको थोड़ा-सा स्लो पढ़ूँगा। सिनेमा आधुनिक युग में मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है। तो सिनेमा की शुरुआत भारत में स्वतंत्रता काल में हुई। तो देखो 2 लाइन पढ़ के हमें इतना तो आभास हो गया कि कहीं न कहीं सिनेमा के ऊपर है ये। यहाँ पर सिनेमा की बात हो रही है। दादा साहेब फाल्के जैसे जुझारू लोगों ने निजी प्रयत्नों से सिनेमा को भारत में प्रतिष्ठित किया। दादा साहब फाल्के जो थे, वो ही सिनेमा का जो शुरू करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, भारत के अंदर। मनुष्य के लिए मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है। आज भारत का चलचित्र उद्योग विश्व सिनेमा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। सिनेमा विज्ञान की अद्भुत देन है। फ़िल्मों के निर्माण में अनेक प्रकार के वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग होता है। देखिए, इसमें ना देखिए मैं यहाँ पर पढ़ भी रहा हूँ और जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये भी आपको देखना है। शक्तिशाली कैमरे, स्टूडियो, कंप्यूटर, संगीत के उपकरणों आदि के मेल से फ़िल्मों का निर्माण होता है। सिनेमा का निर्माण एक कला है। शुरुआत में एक मूक सिनेमा का प्रचलन था, अर्थात सिनेमा में किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होती थी। जो पहली फ़िल्म बनी थी वो कैसी थी? मूक फ़िल्म बनी थी, दादा साहेब फाल्के ने ही बनाई थी और उसका नाम राजा हरिश्चंद्र था और वो कब बनी थी? 1913 में बनी थी। लोग केवल चलता-फिरता चित्र देख सकते थे। चित्र के साथ ध्वनि के मिश्रण से इस क्षेत्र में क्रांति आई। इसके बाद फिर धीरे-धीरे थोड़ा समय बीता और काफ़ी समय बाद 1931 में 13 का 31 कर दो, इसको पलट दो। 1931 में एक फ़िल्म बनी आलम आरा, जो बोलती फ़िल्म थी, जिसके अंदर आवाज़ थी। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं। भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई इसका केंद्र है, इसलिए यह माया नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सिनेमा को समाज का दर्पण माना जाता है। आज के युग में इसका अपना विशेष स्थान है। चलचित्र मनोरंजन का अच्छा साधन है, दूसरी ओर शिक्षा का एक अच्छा माध्यम भी है। जिस वस्तु का जितना ज्ञान आँखों से देखकर होता है, उसका उतना प्रभाव उस विषय को पढ़कर या सुनकर नहीं होता। देखिए, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, उसमें जो मैक्सिमम योगदान होता है, वो हमारी किसका होता है? हमारी इंद्रियों में सबसे ज़्यादा योगदान हमारी आँखों का होता है। आँखों से जो हम चीज़ें सीखते हैं, उसका योगदान 80% होता है। चलचित्र से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। जिन कुरीतियों को दूर करने में महान उपदेशक, विचारक व शिक्षक असफल हो जाते हैं, उनको दूर करने में शिक्षाप्रद फ़िल्में बहुसहायक सिद्ध हुई हैं। इस तरह सिनेमा वर्तमान समय में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है। तो देखिए आपको इसे पढ़ने में कितना टाइम लगा? आप मुझे खुद बताइए। आपको इसे पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगने चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इसमें समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको 5 सवाल भी पढ़ के जवाब देने हैं। वहाँ भी आपका 5 सवालों में 1 मिनट चला जाएगा। तो आपका 4 मिनट में या 3 मिनट में पूरा 16 से 20 जो ये 5 सवाल हैं ये होने चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं इसके प्रश्न कौन-कौन से हैं। प्रश्न नंबर 16 भारत में सिनेमा की शुरुआत कब हुई? आधुनिक काल, स्वतंत्रता काल, प्राचीन काल, भाई शुरुआत कब हुई थी? 1913 में हुई थी। तो 1913 तो हमारा देश क्या था? वो पहली लाइन में भी दिया था, परतंत्र था। यानी कि दूसरों के तंत्र के हिसाब से। पर का अर्थ होता है दूसरा, पराया। तो हम दूसरे लोगों के अधीन थे, दूसरे लोगों के तंत्र के हिसाब से चल रहे थे। हम प्रतंत्रता काल में थे। नेक्स्ट सवाल, भारत की व्यावसायिक राजधानी का केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत की राजधानी केंद्र कहाँ बताया था इसमें? मुंबई बताया था। तो ये आंसर हो गया। ऐसे जल्दी-जल्दी आंसर आपको टिक करने हैं। सिनेमा को भारत में प्रतिष्ठित किसके द्वारा किया गया? अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान? नहीं, दादा साहेब फाल्के के द्वारा। और इसीलिए इनके नाम से एक फ़िल्म जगत में पुरस्कार भी दिया जाता है हर साल, जिसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19। सिनेमा किसकी देन है? शिक्षा की, मनोरंजन की, समाज की या विज्ञान की? तो सिनेमा जो है वो टेक्नोलॉजी से आया है, ठीक है? आविष्कार किया इसका किसी ने और उसके बाद ये विज्ञान में आविष्कार होने के बाद हमारे पास आया है, तो ये विज्ञान की देन है। ये भी उसमें एक पंक्ति दी हुई थी, अगर आपने ध्यान से वो गद्यांश पढ़ा हो तो। अब ये आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 20, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये जो शब्द है ये उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब जो ऊपर युक्त है, जो ऊपर दिया हुआ है। ऊपर दिया हुआ, ऊपर क्या दिया हुआ है? ऊपर लिखा हुआ क्या है? जो हमारा गद्यांश लिखा है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब सही, ठीक, सूटेबल इसको हम बोल सकते हैं, सूटेबल। तो इसका सूटेबल शीर्षक क्या होगा? आप खुद ही देखिए इसमें बताइए क्या होगा? मूक सिनेमा, खाली मूक सिनेमा की बात हुई थी क्या? पूरे ही गद्यांश में? पूरे गद्यांश में नहीं हुई थी, 2-3 लाइनें तो ज़रूर थी। शिक्षाप्रद फ़िल्मों की बात हुई थी, शिक्षाप्रद फ़िल्मों की भी 1-2 लाइनों के बारे में बताया था। माया नगरी केंद्र के बारे में भी बात हुई थी, जी हाँ, बिल्कुल हुई थी, मुंबई के बारे में बात, लेकिन वो भी सिर्फ़ 1 या 2 बातें हुई थी। ज़्यादातर बातें किसमें हुई थी? ज़्यादातर बातें हमारी सिनेमा के ऊपर हुई थी, सिनेमा का महत्व बताने के लिए सारी बातें की गई थी। तो यही हमारा उपयुक्त शीर्षक होगा, यही हमारा उत्तर होगा।
तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।